गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अप्लाइड केमिस्ट्री बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 2, इसमें हम पढ़ेंगे फेज रूल पार्ट 1। यूनिट 1 में फ्यूल में मैंने 8 लेक्चर्स बनाए हैं, उसकी वीडियो अपलोडेड है बीटेक फर्स्ट ईयर करके हमारा प्लेलिस्ट है, इसमें डॉक्टर रूबी गोयल चैनल में। उसमें बीटेक का पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री का। नाउ यूनिट 2 में हम फेज रूल पार्ट 1 में आज पढ़ेंगे फेजेस क्या होते हैं, फेज कंपोनेंट्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फेजेस एंड नंबर ऑफ कैलकुलेट। तो नंबर ऑफ फेजेस को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को किस तरह कैलकुलेट करते हैं जब एक इक्विलिब्रियम सिस्टम हो तब। ठीक है, इक्विलिब्रियम सिस्टम यानी फेज रूल इन फेज इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम सिस्टम होगा तो हम किस तरह नंबर ऑफ फेजेस को कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करेंगे। लास्ट 10 इयर्स के आए हुए क्वेश्चंस जो आईपी यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं फेजेस के कंपोनेंट्स के, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। लास्ट में मैंने कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करने का ट्रिक भी बताया है, पूरा लास्ट तक देखना। नाउ फेज, व्हाट इज द फेजेस, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस, स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 फेजेस होते हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक स्टेट्स ऑफ मैटर की फेजेस है। फेज इज जस्ट लाइक स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, जो फेज होगा वो यूनिफॉर्म थ्रू आउट होगा, नॉट ओनली केमिकल कंपोजिशन बट आल्सो इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में भी और केमिकल कंपोजिशन में भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो हम उसको बोलेंगे फेज। अब फेज इज ए होमोजेनियस, होमोजेनियस मीन्स एक टाइप के ही मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे, यूनिफॉर्म लेयर। ठीक है, होमोजेनियस का मतलब यूनिफॉर्मिटी। अब फेज इज ए होमोजेनियस, होमोजेनियस का मीन्स यूनिफॉर्मिटी। फिजिकली डिस्टिंक्ट, फिजिकली डिस्टिंक्ट अगर दो फेजेस है तो हम उसको फिजिकली देख लेंगे कि इसमें दो फेजेस, जैसे सॉलिड लिक्विड कोई ऐसे अनडिजॉल्व पार्टिकल है, इमिसिबल लिक्विड्स है दो, या जो दो सॉलिड पार्टिकल्स जो आपस में मिल नहीं सकते जैसे चीनी है नमक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, फिजिकली डिस्टिंक्ट फेजेस। ठीक है, तो इस तरह दो सॉलिड अलग अलग हो गए, दो लिक्विड अलग अलग जिसको हम अलग से ऑयल इनटू वाटर, तो फिजिकली डिस्टिंक्ट फेजेस। एंड मैकेनिकली सेपरेबल, और उनको हम मैकेनिकली सेपरेट भी कर सकते हैं। पार्ट ऑफ ए सिस्टम विच इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर पार्ट बाय ए डेफिनेट बाउंड्री। ठीक है, उसके पास में एक इंटरफेस लेयर होती है, इसको हम डेफिनेट बाउंड्री कह सकते हैं। जैसे कि अगर हमने मड को वाटर में डिजोल्व किया तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन गया, तो मड और वाटर की एक डेफिनेट बाउंड्री हो गई, एक इंटरफेस हो जाता है, तो हमें पता चल गया ये फिजिकली डिस्टिंक्ट फेज है दोनों में। मड सॉलिड फेज हो गया और वाटर लिक्विड फेज में आ गया। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में भी हम इसको फेजेस को अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर अगर है तो वो यूनिफॉर्मिटी होगी, तो उसमें फेज एक ही होती है। Phase is a state of matter that is uniform throughout, not only chemical composition but also in physical state। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आ गई एग्जाम में, कभी कभी डेफिनेशन में पूछते हैं डिफाइन द टर्म फेज एंड हाउ मेनी फेजेस आर प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन, और इक्वेशन दे देंगे नीचे। ठीक है, अभी देखिए लास्ट में मैंने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नाउ एग्जांपल ऑफ फेज सिस्टम, हम फेज सिस्टम में यहाँ पर हमारे सिलेबस में 1 फेज सिस्टम, 2 फेज सिस्टम एंड 3 फेज सिस्टम है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में अगर 1 फेज सिस्टम है तो हम फेज इक्विलिब्रियम में 1 फेज सिस्टम को लिखेंगे, 2 फेज इक्विलिब्रियम सिस्टम है तो 2 फेज लिखेंगे, 3 फेज में 3 फेज लिखेंगे। तो किस तरह हम नंबर ऑफ फेजेस को कैलकुलेट करते हैं, देखो इस तरह देखते हैं। अ गैसियस मिक्सचर बीइंग थॉरली मिसिबल इन ऑल पोर्शन। ठीक है, कोई भी गैस का मिक्सचर है जो थॉरली मिसिबल है यानी कि यूनिफॉर्मिटी है, होमोजेनियस मिक्सचर होगा, तो हम उस फेज को क्या कह देंगे, वन फेज। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिसिबल है एक फेज में, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन फॉर्म्स वन फेज। इसी तरह मिक्सचर ऑफ एयर, एयर में क्या है, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, तो वो भी क्या हो गया, वन फेज हो गया। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2 इज वन फेज। टू मिसिबल लिक्विड्स, अगर दो मिसिबल कैसे लिक्विड्स हो, मिसिबल लिक्विड्स यानी जो आपस में डिसॉल्व हो जाए। टू मिसिबल लिक्विड्स फॉर एग्जांपल वाटर एंड अल्कोहल कॉन्स्टिट्यूट वन फेज। तो अगर मिसिबल लिक्विड्स होंगे तो इसके अंदर बीच में क्या हो गया, होमोजेनिटी हो गई, यूनिफॉर्मिटी हो गई, एक ही टाइप का हमें दिखेगा, सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, एकल दिखेगा, यूनिफॉर्मिटी दिखेगा, कैसा हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। तो यूनिफॉर्मिटी जहां पे होगी, होमोजेनिटी होगी, तो वहां पे हमें क्या लिखना है, वन फेज। तो इट इज ए सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट। तो इस केस में क्या यूनिफॉर्मिटी आ गई, क्योंकि सॉलिड जो सॉलिड पार्टिकल्स है दे कंप्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट में, पूरा डिसॉल्व हो गए। लिक्विड में थे कॉन्स्टिट्यूट एज सिंगल फेज। ठीक है, तो सिंगल फेज में हमारा बन गया, जैसे
शुगर को हम 1 स्पून शुगर या 1 स्पून सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाता है, एक पूरा सॉल्यूशन बनेगा। ग्लूकोज सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन जो बनेगा वो क्या है, सिंगल फेज, उसमें फेज कितना, एक ही फेज में दिखेगी, दैट इज लिक्विड फेज दिखेगी, ठीक है। जो हमें अपने आंखों से दिखेगी लिक्विड फेज दिखेगी, तो एक ही फेज है उसके अंदर, जबकि कंपोनेंट्स कितने हैं, दो दो है। ग्लूकोज इन वाटर 2 कंपोनेंट, सॉल्ट इन वाटर 2 कंपोनेंट है, लेकिन फेजेस कितनी है, एक फेज है। अ होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ मोहर्स सॉल्ट, मोहर्स सॉल्ट बहुत एग्जाम में पूछता है, मोहर्स सॉल्ट का फॉर्मूला भी पूछते हैं। मोहर्स सॉल्ट क्या होता है, मेनली आयरन और अमोनियम का सल्फेट होता है, तो इसको हम बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस में Fe के पास भी हमारे पास 2 वैलेंसी होती है, तो FeSO4 लिखेंगे। अमोनियम सल्फेट, अमोनिया के पास 1 वैलेंसी होती है, तो NH4 2 लिख देंगे, NH4 2SO4, और ये 6 हेक्साहाइड्रेटेड है, ठीक है। तो फेरस अमोनियम सल्फेट लिखते हैं, मोहर सॉल्ट इज द फेरस अमोनियम सल्फेट, और इट इज आल्सो कंस्टिट्यूट ऑफ सिंगल फेज, ठीक है। तो हमारा ये एक ही टाइप का होमोजेनियस सॉल्यूशन है, तो हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन है, कोई भी होमोजेनियस सॉल्यूशन या होमोजेनियस मिक्सचर होगा तो वो एक ही टाइप का यूनिफॉर्मिटी अटेंड किया होगा, तो यूनिफॉर्मिटी अटेंड करने के लिए हम उसको क्या बोल देंगे, सिंगल फेज, यानी इट्स दिस इक्विलिब्रियम सिस्टम अटेन वन फेज सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू फेज सिस्टम। टू फेज सिस्टम जहाँ पे दो बाउंड्रीज, एक बाउंड्री दिखेगी, दो फेज को हम डिस्टिंक्ट मेजर कर लेंगे। इफ टू लिक्विड्स इमिसिबल, फॉर एग्जांपल ऑयल इन वाटर, ठीक है, ऑयल इन वाटर को बनाएंगे तो एक बाउंड्री या इंटरफेस बन जाएगी, ऑयल ऊपर होगा वाटर नीचे होगा, या वाटर ऊपर होगा तो ऑयल नीचे होगा, तो ऑयल इनटू वाटर क्या है, इमल्सन्स बनते हैं, पढ़ा होगा 12th में ना, इमल्सन्स बनते हैं, ऑयल इनटू वाटर, वाटर इनटू ऑयल, सोप सॉल्यूशन भी इमल्सन्स बनाते हैं, जो उसके डर्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो ऑयल एंड वाटर जो होते हैं, ऑयल एंड वाटर टू लिक्विड से इमिसिबल लिक्विड, तो उनको क्या कहते हैं कि दो सेपरेट फेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे फेजेस कितने हो गए, 2। बेंजीन एंड वाटर, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बेंजीन है, ईथर है, ड्राई ईथर है, CCl4 है, टेट्राक्लोराइड है, ठीक है, ये सभी जो वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे वो सब हमारे क्या बनाएंगे, टू फेज सिस्टम होते हैं। ईच सॉलिड कंस्टिट्यूट ए सेपरेट फेज, अगर सॉलिड पार्टिकल्स में अलग अलग पार्टिकल्स हैं, उसमें उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का साइज डिफरेंट है, तो हमारे सॉलिड भी हर एक टाइप का सॉलिड होगा वो एक सेपरेट फेज शो करेगा, उसका अपना अलग फेज होगा, उसको हम मिलाकर एक फेज नहीं लिख देंगे, ठीक है। सबका अपना अपना अलग स्ट्रक्चर है, सब अपने अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो इस ईच सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स शो द सेपरेट फेज। फॉर एग्जांपल हमारे पास सल्फर है, सल्फर के दो एलोट्रॉप्स हमारे पास है, एक रोम्बिक सल्फर, सल्फर के एलोट्रॉप्स है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका डिफरेंट होता है, और इनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें सभी में सेम होते हैं, तो रोम्बिक एंड मोनोक्लोरिक, ठीक है। दो सल्फर हमारे एलोट्रॉप्स है, ठीक है। तो दो एलोट्रॉप्स होने पे क्या होगा, लेकिन दोनों एलोट्रॉप्स होने पे दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट तो सिमिलर है, लेकिन फेजेस दोनों के डिफरेंट है। एक का फेज क्या है, रोम्बिक सल्फर है, दूसरा फेज क्या है, मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। मोनोक्लिनिक सल्फर और रोम्बिक सल्फर, दो सल्फर है, तो हमारे पास कितनी फेजेस हो गए, 2, ठीक है। तो इसी तरह सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास वाटर और शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे सपोज ये है इसके पास में, तो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर हैज टू फेजेस, कैसे, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में हमारे पास सॉल्यूशन वाटर और वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन है, उसके साथ में हमने यहाँ पे थोड़ा सा शुगर ये सेटल कर दी, ठीक है। तो ये सेटल्ड शुगर हो गई, तो शुगर पूरा डिसॉल्व नहीं हुई, तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, एक तो सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन में क्या है, शुगर प्लस वाटर, ठीक है। तो एक पेज इसका हो जाएगा सॉल्यूशन में शुगर प्लस वाटर, और दूसरा क्या है, शुगर, एक शुगर सॉल्यूशन है, दूसरा शुगर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दो फेजेस कह देंगे। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज प्लस शुगर, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड शुगर के कितने नंबर ऑफ फेजेस हुआ, 2। या इस तरह पूछेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, तो उसमें भी 2 फेजेस होंगे, ठीक है। तो इस तरह हम दिखा सकते हैं, एक सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन किसका है, शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन है, और दूसरा हमने शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो जो डिसॉल्व हो, जितना डिसॉल्व हो गई उसके बाद जो बची शुगर है दैट इज सेटल एट द बॉटम, तो इसमें कितनी फेजेस हो गई, 2 फेजेस दिख रहे हैं, एक लिक्विड फेज और एक सॉलिड फेज। ना 3 फेज सिस्टम में क्या होता है, 3 फेज में 3 डिफरेंट फेजेस हमें दिखेंगे डिस्टिंक्टली, हम उसको मेजर कर सकते हैं। अब फ्रीजिंग पॉइंट या वाटर कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस, वाटर मेनली 3 फेजेस में होता है, आइस से हम वाटर बना सकते हैं, वाटर से वाटर वेपर्स, ठीक है।
ये जस्ट इक्विलिब्रियम का साइन है, इक्वल का मतलब इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम का साइन लगाते हैं, ठीक है। आइस से वाटर चेंज होता है, वाटर से वाटर वेपर्स। तो इसमें कितनी फेजेज आ गई, सॉलिड लिक्विड गैसेस। तो ये जो वाटर का कन्वर्जन जो होते हैं, वाटर की ट्रांजिशन स्टेट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 वाटर की ट्रांजिशन स्टेट है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस। इसमें फेजेस कितनी है, 3 फेजेस है, लेकिन कंपोनेंट कितना, एक ही है, क्योंकि वाटर H2O के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा सभी में। When calcium carbonate is heated in a closed vessel, it is very important, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं, इसको ध्यान रख देना बच्चों। ये बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते थे, जो बच्चे नहीं पढ़ते तो इसका रैंडमली बहुत गलत आंसर लिख देंगे। When calcium carbonate is heated in a closed vessel, it decomposes into calcium oxide and carbon dioxide, ठीक है। At equilibrium there are 2 solids and 1 gaseous, 2 solid है 1 gaseous है, so it is 3 phase system, ठीक है। अभी बताया each solid particle, each crystal particle has their different definite shape, definite structure, तो उसका फेज अलग होगा, ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास 2 सॉलिड है, तो 2 सॉलिड की दो सॉलिड की अलग अलग फेज हो गया, और एक गैसियस के होगा, टोटल कितने फेज हो गए, 3 फेजेस, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में कितने फेजेस हो गए, 3 फेजेस। तो कैल्शियम कार्बोनेट हैज 3 फेजेस इन दिस इक्विलिब्रियम सिस्टम, 2 सॉलिड एंड 1 गैसियस। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन FeH2O FeOH2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन भी। देखो ये क्या है कि इन दिस सिस्टम देयर आर 2 सॉलिड फेजेस, एक है Fe की और FeO की, ठीक है, और गैसेस फेज भी 2 है, लेकिन ये दोनों गैसेस फेज आपस में क्या, मिसिबल है। वाटर और हाइड्रोजन जो है वो आपस में मिसिबल है, यानी कि होमोजीनियस बना लेते हैं। तो जब वाटर और हाइड्रोजन गैस इक्विलिब्रियम में आने के बाद ये दोनों मिसिबल हो जाती है, तो हमारे पास एक ही फेज बन जाती है वाटर और हाइड्रोजन की मिक्सचर की, ठीक है। तो देयर आर 2 सॉलिड फेज Fe एंड FeO, ठीक है, 2 सॉलिड फेजेस हो गए, एंड 1 गैसियस फेज, गैसियस फेज एक ही है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ H2O एंड H2, होमोजेनिटी H2O और H2 की होमोजेनिटी बन जाती है इक्विलिब्रियम में। तो हमारे पास इस सॉल्यूशन में कितनी फेजेस हो गई, 3 फेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 10 इयर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फेजेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर एग्जांपल्स अ बॉटल कंटेनिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन है, तो यानी कि होमोजेनियस सॉल्यूशन है, तो कितना फेजेस हो गया, 1। ईथर एंड वाटर, ईथर एंड वाटर आपस में डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो अनडिसॉल्व सॉल्यूशन है, तो कितना फेजेस हो गया, 2 इमिसिबल लिक्विड्स। अ मिक्सचर कंटेनिंग पाउडर्ड सल्फर शुगर, पाउडर्ड सल्फर है, शुगर है, यूरिया, 3 डिफरेंट शेप के 3 डिफरेंट सॉलिड प्रेजेंट है, तो एक एक सॉलिड की अपना अपना फेज है, तो कितने फेजेस हो गए, 3। नाउ सल्फर सिस्टम, सल्फर के यहाँ पे देखो चारों सल्फर के यहाँ पे इक्विलिब्रियम में 4 फेजेस हैं, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड के फॉर्म में सल्फर्स एंड वेपर फॉर्म में सल्फर। तो हमारे पास कितने फेज हो गए, 4 फेजेस। ध्यान रखना बच्चों, 4 फेजेस 1 कंपोनेंट, कंपोनेंट कितना है, सल्फर एक ही है। एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज पूरा डिसॉल्व है, एक्वस होमोजेनिटी मेंटेन्ड है, होमोजेनिटी मेंटेन्ड इट मींस 1 फेज। मिक्सचर ऑफ N2O2 होमोजेनिटी मेंटेन्ड है, तो 1 फेज, ठीक है। तो हमें इस चीज ध्यान रखना, 1 फेज 2 फेज 3 फेज किस तरह देखना है। अगर सेपरेट सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स है तो हमारा फेजेस डिफरेंट हो जाएंगे, और मिक्सचर में अगर दोनों गैसियस फॉर्म में होमोजेनियस मिक्सचर है तो वो हमारा 1 फेज होगा, या सॉलिड लिक्विड भी होमोजेनियस मिक्सचर में तो भी 1 फेज होगा। नाउ कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट इज द डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट नंबर। बेटा जो ध्यान रखना एक है कि हम कोई भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है, कोई इक्विलिब्रियम में 5-6 कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन कंपोनेंट उसके 2 ही होंगे या एक ही होगा, क्योंकि उस जो मेन कंपोनेंट है वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो करेगा, उसकी वजह से हम रिएक्शन इक्विलिब्रियम सिस्टम का अटेंड हो जाता है। तो कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंटली वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंटली वेरिएबल स्मॉलेस्ट नंबर है कॉन्स्टिट्यूएंट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर सपोज किसी में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट है 5 या 6, तो उसका कंपोनेंट 2 ही हो, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली वेरिएबल रहेंगे, कुछ कंपोनेंट्स हाइड रहते हैं, कुछ कंपोनेंट्स दिखेंगे। by means of which the composition of each phase present can be expressed either directly or in the form of chemical equation में वो दिखते हैं। the term components actually refers to chemical constituent, mainly हम इनको कहते हैं which is present in the phase of heterogeneous system में present रहते हैं, ठीक है। तो components heterogeneous system में किस तरह दिखते हैं,
एग्जाम्पल्स ऑफ कंपोनेंट्स, इसमें भी हम वन कंपोनेंट सिस्टम एंड टू कंपोनेंट सिस्टम लेंगे। वन कंपोनेंट सिस्टम जैसे फॉर एग्जांपल इन द वाटर सिस्टम एट इक्विलिब्रियम देयर आर थ्री फेजेस, अभी लास्ट स्लाइड में बताया था थ्री फेजेस होते हैं। ईच फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वन कंपोनेंट, क्योंकि मॉलिक्यूलर वाटर का हमारा कोई भी चेंज नहीं है, वाटर H2O के फॉर्म में ही रहेगा, एक ही कंपोनेंट रहेगा, ठीक है। फेजेस चेंज है, आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, वाटर वेपर से, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ वाटर का सेम रहेगा, तो इट इज ए वन कंपोनेंट सिस्टम। इसी तरह हम सल्फर की बात करें तो सल्फर में भी चार हमारे पास है, रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, सल्फर लिक्विड सल्फर एंड वेपर फॉर्म में सल्फर, तो इसके फेजेस तो चार हैं, बट इसमें भी कंपोनेंट कितना रहेगा, एक ही रहेगा, क्योंकि कंपोनेंट क्या सल्फर है, वो रिमेन सल्फर ही रहेगा। तो वन कंपोनेंट सिस्टम हो गया। सेकेंड टू कंपोनेंट सिस्टम क्या है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हमने डिकम्पोज किया, तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बनाता है, CO2 गैसेस बनाता है, ठीक है। तो ये थ्री फेज सिस्टम है। इसमें क्या कर रहा है कि कंपोनेंट्स वो होते हैं जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबली शो करते हैं। तो अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट को अगर हम बंद करके भी देखें तो हमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दो कंपोनेंट शो करते हैं, तो इसलिए इसमें टू कंपोनेंट सिस्टम ये है। किस तरह के दो कंपोनेंट सिस्टम अभी मैंने पीछे अभी नेक्स्ट स्लाइड में इक्वेशन बताऊंगी, उस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करके रख लेंगे तो ये टू कंपोनेंट सिस्टम आ जाएगा। और कुछ बुक्स में इस तरह भी लिखा होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फेज, हर एक की फेज को हमने अलग अलग लिखेंगे तो उसमें इक्विलिब्रियम अटेंड होता है, उस इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग ये टू कंपोनेंट सिस्टम ही रहता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फेज में रखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विलिब्रियम में मेनली कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और मेनली उसको ही दिखाएगा, जीरो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को लिखेंगे तो जीरो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड, जो CO2 गैसियस फेज को लिखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट माइनस CaO दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें दो कंपोनेंट ही इंपॉर्टेंट, कोई एक फेज में दो ही कंपोनेंट इंपॉर्टेंट दिखते हैं। ओनली टू कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द कंपोजिशन ऑफ ईच फेज, किसी भी एक फेज को एक्सप्रेस करने के लिए दो ही कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं। इफ इट इज अ टू कंपोनेंट सिस्टम देन इट इज आल्सो कॉल्ड एज बाइनरी सिस्टम। सॉल्यूशन में पढ़ा है ना, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, तीन टाइप के सॉलिड सॉल्वेंट इकट्ठे होते हैं तो हम उसको टर्नरी बोल देते हैं। अगर दो टाइप के सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते तो उसको बाइनरी बोलते हैं। इसी तरह अगर दो कंपोनेंट सिस्टम है तो उसको बाइनरी सिस्टम बोल दिया। सिमिलरली मैग्नीशियम कार्बोनेट को भी हम इस तरह टू कंपोनेंट सिस्टम बताएंगे। अभी मैंने इक्वेशन को भी ड्राइव किया हुआ है, इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ये देखो बच्चों ये इक्वेशन है, C इज इक्वल टू S-R, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, हम लोग इसको यूज करते हैं और ये बहुत ज्यादा यूज होती है कंपोनेंट्स को निकालने के लिए। तो इसकी दो इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1, जब हमारे पास कोई भी आयंस नहीं बनेंगे, अगर इक्विलिब्रियम में कोई भी आयंस नहीं बनेंगे देन वी पुट द C इज इक्वल टू S-R। C इज द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, वो हमें निकालने हैं, एंड S इज द सब्सटेंस और नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी उस इक्वेशन में वो इक्विलिब्रियम सिस्टम में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, दैट इज द नंबर ऑफ S। वो हमारे जो जितने उस इक्विलिब्रियम सिस्टम में जितने कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो हमारा क्या होगा, S होगा। एंड R इज द रिलेशन, वो हमारे पास रिलेशन है, हो सकता है वो इक्वेशन के साथ इक्विलिब्रियम भी शो कर रहा है एक इक्वेशन में, दूसरे इक्वेशन में कंसंट्रेशन शायद हो सकता है इक्वल हो, या प्रेशर इक्वल हो, या टेम्परेचर इक्वेशन, कौन कौन से रिलेशन इस इक्विलिब्रियम सिस्टम में शो हो रहे हैं इसमें वो हमें देखने, यानी कितने हो सकता है 4 इक्विलिब्रियम हो रही हो तो वो सब में रिलेशन में आता है, ठीक है। तो हमें देखते हैं किस तरह इक्वेशन को लिखते हैं, किस तरह इसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास आयंस भी प्रेजेंट है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, C इज इक्वल टू S-R+1, ठीक है। किस तरह देखेंगे, अभी मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, आप लोग आराम से समझ लेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। When ions are also present in the system, then the condition of electronegativity, ठीक है। तो अगर आयंस प्रेजेंट होंगे तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जितना पॉजिटिव आयन लेंगे उतना ही निगेटिव आयन दिखाना है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत जरूरी है, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ निगेटिव आयंस को हम साथ साथ दिखाएंगे, जितने पॉजिटिव आयंस हो उतने ही निगेटिव आयन होना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम देखेंगे ना। हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर, जिसमें हमने ये फॉर्मूला को फिट करके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे, प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फॉर डिसोसिएशन ऑफ KClO3, पोटेशियम क्लोराइड को हम डिसोसिएट करने पे हमें पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और 3O2 बनेगा। ये कितना फेजेस हो गया, इसमें 3 फेजेस, 2 सॉलिड और एक गैसियस फेज, ठीक है। ये केमिकल सब्स्टिट्यूएंट्स इन द इक्विलिब्रियम कितना हो गया, S इज इक्वल टू कितना है 3,
तीन सब्स्टिट्यूएंट हो गए, KClO3, KCl एंड 3O2। अब हमें देखना है कि यहाँ पे रिलेशन कितना है। ठीक है, रिलेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही रिलेशन है। ठीक है, और वो कौन सा रिलेशन है, ये इक्विलिब्रियम का। कौन सा रिलेशन है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेंड हो रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम का एक ही रिलेशन है इस इक्वेशन में। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, खाली क्या है, एक ही रिलेशन है, इक्विलिब्रियम का रिलेशन। तो एंड नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ दीज कंस्टिट्यूएंट्स इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो एक ही इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे इसका R इक्वल टू क्या आ गया, 1। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम शो कर रहा है तो R इक्वल टू 1 आ गया। नाउ वैल्यू पुट कर देंगे, C इक्वल टू S माइनस R में S इक्वल टू 3 एंड R इक्वल टू 1, तो कितना आया, 2। तो KClO3 इज द 2 कंपोनेंट सिस्टम। जैसे MgCO3 2 था, CaCO3 2 था, ऐसे था। हम इसको कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, उनको भी 2 कंपोनेंट सिस्टम निकालेंगे। सेम ऐसे ही निकालेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट भी। सिमिलरली हम इसको सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उनको भी हम ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, अगर MgCO3 दिया होगा तो MgCO3 या COCO3 दिया होगा, CaCO3, तो उसको भी हम ऐसे ही निकालेंगे। ध्यान देना, उसको भी इस तरह निकालेंगे। ठीक है, तो KClO3 एंड ऐसे ही ध्यान रखना इस चीज को, MgCO3 के भी इसी तरह निकलेंगे, 2 कंपोनेंट सिस्टम। नाउ प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फॉर डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड ऑन बीइंग हीटेड अलोन इन ए क्लोज्ड सिस्टम। अब देखो, ये क्लोज सिस्टम में अमोनियम क्लोराइड को हीट किया है, तो इसमें क्या है कि अमोनियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं तो अमोनिया गैस निकलेगी और HCl गैस निकलेगी। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को हम जब हीट करते हैं तो अमोनिया गैस निकलती है और HCl गैस निकलती है। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस कितना है, 2 है। ये चीज भी ध्यान रखना, नंबर ऑफ फेजेस 2 है, क्योंकि अमोनिया गैस और HCl गैस होमोजेनियस मिक्सचर बना लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिया और साथ में क्या है, अमोनिया की कंसंट्रेशन और HCl की कंसंट्रेशन, यानी प्रेजेंस ऑफ प्रेशर ऑफ अमोनिया एंड प्रेशर ऑफ HCl, जो कंसंट्रेशन है वो भी इक्वल है। तो यहाँ पे 2 रिलेशन हो गई, एक तो इक्विलिब्रियम का और दूसरा प्रेशर ऑफ द अमोनिया एंड प्रेशर ऑफ HCl, यानी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज आल्सो इक्वल। ठीक है, वो होमोजेनियस मिक्सचर से बना लेते। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन हो जाएंगे, 2 रिलेशन है। तो इसमें हम रिलेशन में R की जगह 2 पुट करेंगे और S कितना है, 3 कंस्टिट्यूएंट है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया एंड HCl। तो S की जगह 3 और R की जगह 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितना आया, 1 कंपोनेंट्स। तो इस इक्वेशन को लिखने के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, 1 कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, इस तरह ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स व्हेन अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड। पहले हमने अमोनियम क्लोराइड को ही हीट किया था, अब हम क्या करें, अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड हीटेड इन ए क्लोज्ड वेसल अलोंग विद HCl। ठीक है, तो हमने अमोनिया क्लोराइड को जब हीट किया था तो NH3 और HCl इक्विलिब्रियम में जब ब्रेक डाउन हुए थे तो दोनों इक्वल अमाउंट्स में हुए थे। लेकिन जब हम दोनों, अब हम क्या करेंगे, NH3 और HCl के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो NH3 और HCl का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है, ये साइन ध्यान रखना। नाउ NH3 एंड HCl नॉट इक्वल। तो जो दूसरा हमारा रिलेशन था वो नहीं यहाँ फॉलो होगा। इक्वल में तो, इक्विलिब्रियम में तो फॉलो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। तो ये वाला तो यहाँ पे हमारा ये इक्विलिब्रियम वाला रिलेशन फॉलो नहीं होगा। तो खाली हमें एक ही रिलेशन ध्यान रखना है, दैट इज द इक्विलिब्रियम। तो R इज इक्वल टू 1 आएगा ओनली। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, R इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड रिलेशन जो था इक्वल टू वाला वो फॉलो नहीं होगा। तो S इज इक्वल टू 3 कांस्टिट्यूएंट, तो हमारे कंपोनेंट कितना आ गया, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। सेम रिएक्शन है, बस इसमें क्या है, उसमें उस वाले पीछे वाली स्लाइड्स में हमने NH4Cl को डिकम्पोज किया था और इसमें NH4Cl को हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NH3 एंड HCl। तो यार लिख सकते हैं NH3 एंड HCl डज नॉट हैव द सेम प्रेशर या सेम कंसंट्रेशन, तब भी हम यही निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोरेट को हमने हीट किया था, ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो सब्स्टिट्यूएंट कितना 3 और हमारे पास रिलेशन कितना है 1, R इज इक्वल टू 1। तो कंपोनेंट्स कितना आ गया 2। ठीक है, कंपोनेंट्स 2 आएंगे कैल्शियम कार्बोनेट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत रेयर पूछते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ध्यान रखना। ये आयंस के फॉर्म में है, देखो इसमें आयंस ऐसे नहीं दिखते। एक्सप्लेन व्हाई KCl, NaCl, H2O शुड बी रिगार्डेड एज 3 कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, ये तीनों को हम लिख रहे हैं 3 कंपोनेंट सिस्टम है, whereas KCl, NaBr and H2O should be regarded as 4 component system। इसको हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हमें इसको लिखने से पहले हमें तो सभी के कॉन्स्टिट्यूएंट लिखने हैं, फिर वही
फॉर्मूला में R+1 जो दूसरा वाला फॉर्मूला था उसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। तो नाउ सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, KCl NaCl H2O कंसिस्ट ऑफ 6 स्पीसीज। देखो किस तरह, एक तो KCl हो गया, एक NaCl हो गया, एक H2O हो गया। उसके बाद पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस कितने हैं, पॉजिटिव K+ है, Na+ है, Cl- है। ठीक है, तो इतने ये चार्जेस हो गए, तो हमारे पास टोटल कितने स्पीसीज हो गए, 6 स्पीसीज। ठीक है, 6 स्पीसीज प्रेजेंट हो गए। 10 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्विलिब्रियम रिलेशन आर 2। ठीक है, इंडिपेंडेंट इक्विलिब्रियम रिलेशन यानी कि जो हमारे पास R = 2 कैसे आएंगे, एक तो NaCl को हमने ब्रेक डाउन किया तो Na+Cl इक्विलिब्रियम में आएगा, दूसरा KCl K+Cl आएगा। H2O को नहीं इक्विलिब्रियम में लिखते हैं, H+OH नहीं लिखते हैं। ठीक है, वो वाटर के फॉर्म में ही रहेगा, सॉल्युबल के फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे, C = S - R+1। तो S की वैल्यू कितनी है, 6, R की वैल्यू 2 + 1, तो हमारे पास ये कितना सिस्टम आ गया, 3 कंपोनेंट सिस्टम। अब इसी तरह KCl NaBr और H2O को हम ब्रेक करेंगे तो KCl NaBr H2O 6, तो ये हो गया। इसके बाद K+ बनेगा, Na+ बनेगा और इसमें KBr भी बनेगा। ठीक है, और NaCl भी बनेगा और Cl- बनेगा और Br- बनेगा। टोटल 9 हमारे पास स्पीसीज बन जाएंगी, केमिकल स्पीसीज। ठीक है, ब्रेक डाउन करने के बाद तो टोटल 9 स्पीसीज बन जाएंगे। तो हमारे पास सब्सटेंस S की वैल्यू कितनी हो गई, 9। और हमारे पास देखना रिलेशंस भी, NaCl को ब्रेक डाउन करने में Na+Cl- KCl में K++Cl- K++Br- को KBr एंड NaCl का NaCl, यानी यहाँ पे आयनिक फॉर्म से फिर सॉलिड फॉर्म में बनाना है इस तरह। तो हमारे पास टोटल 4 रिलेशंस हो जाएंगे। तो 4 रिलेशन को C = S - R+1 में इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 कंपोनेंट सिस्टम। बच्चों ध्यान रखना, ये आयनिक के फॉर्म में 4 कंपोनेंट सिस्टम, ये दोनों मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिस्कस करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, गिब्स फेज रूल क्या है। जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम फेज को और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी फिर से समझा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते रहना। सेकेंड पार्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम का रहेगा। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। वीडियो को देखते रहना, सारे पार्ट्स देखना। ठीक है, सारे पार्ट्स आपके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड लक बच्चों।